नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके पॉलिटी राज व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। इंडियन पॉलिटी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर चाहे एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे, इन सभी एग्जाम में पॉलिटी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको पूरे में पूरे अंक दिलाते हैं और बहुत ही कम समय में आप इन प्रश्नों को तैयार कर पाते हैं। तो आज आप वो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। बिल्कुल भी समय जाया नहीं किया जाएगा आपको एक एक मार्गदर्शन दिया जाएगा किस तरीके से आप इन 100 प्रश्नों के द्वारा अपना पूरा पॉलिटी का कंटेंट तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का ये वीडियो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक। पहला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35, 36 से 51, 52 से 78 या 79 से 122। तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में या किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा आपको बताना है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है और इसका सही उत्तर है आपका ए, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 से 35, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है जो उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय को सुनिश्चित करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ और राज्य सूची का विवरण दिया गया है? तीसरी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची? बताइएगा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ और राज्य सूची का विवरण दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 7वीं अनुसूची। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण है जिसमें विभिन्न विषयों पर कानून बनाने की शक्तियों का वितरण संघ और राज्य सरकारों के बीच किया गया है। संघ सूची विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन उसमें राज्यसभा की अनुमति चाहिए होगी केंद्र सरकार को। ठीक है, और समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन यहां पर जो कानून है वो केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ सर्वोपरि माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रपति के द्वारा वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर स्वीकृत किया जाना अनिवार्य होता है? 14 दिन, 30 दिन, 75 दिन या 90 दिन? बताइएगा तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा वित्त विधेयक को कितने दिनों के भीतर स्वीकृत किया जाना अनिवार्य होता है? तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, 14 दिन। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है और इसे 14 दिनों के भीतर स्वीकृत किया जाना होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष या 6 वर्ष? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भारत के संविधान में राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 5 वर्ष। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के विवेक पर यह समयावधि घटाई या बढ़ाई जा सकती है। सामान्यतः राज्यपाल ज्यादातर 5 वर्ष से पहले ही ट्रांसफर कर दिए जाते हैं या फिर वो इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर या मौलाना अबुल कलाम आजाद? बताइएगा प्रश्न 5 में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? 5वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे, जिन्हें भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है? भाग 3 या भाग 4 या भाग 4A या भाग 5? बताइएगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है? छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका भाग 4A। ठीक है, 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं कमेंट करके बताइएगा। आज का आपका प्रश्न है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाग
4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। एक ही जगह पर आपको 4 का लिखा मिल सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रोमन अंक में 4 और ए लिखा है, इसकी जगह पर आपको 4 और का लिखा मिल सकता है, इसको मत भूलिएगा। तो भाग 4A में या 4 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जो संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। बताइएगा भारत का पहला नागरिक कौन होता है? और सही उत्तर है आपका सी, राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होता है और यह भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष या 7 वर्ष? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 6 वर्षों का। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज के ये 100 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जिसमें प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और नए सदस्यों का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता या समानता? बताइएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता या समानता? प्रश्न संख्या 9 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका डी, समानता। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता शब्द का उल्लेख नहीं है, संप्रभुता का है, समाजवाद का है, धर्मनिरपेक्षता का है। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? कमेंट करके बताइएगा। समानता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख है, लेकिन समानता शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हालांकि समानता का सिद्धांत मौलिक अधिकारों में शामिल है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत में मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन सर्वोच्च अदालत है? उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या विशेष न्यायालय? बताइएगा भारत में मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन सर्वोच्च अदालत है? प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन आपका कौन सा होगा, यह आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की संरक्षक है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर इसके संरक्षण का अधिकार देती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? 18, 20, 22 या 24? बताइएगा भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? प्रश्न संख्या 11 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इसका सही उत्तर है आपका सी, 22। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352, 356, 360 या 368? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भारत में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही है, अनुच्छेद 356 में। जब किसी राज्य में राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही होती है या राज्य का संवैधानिक ढांचा टूटने की कगार पर होता है, तो उस समय अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके केंद्र सरकार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवा सकती है। तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में विफल रहती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 365? बताइएगा भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह और बाहरी आक्रमण की स्थिति में लगाया जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, जो कि देश की सुरक्षा या संविधान के प्रावधानों की रक्षा के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? प्रत्येक 2 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 10 वर्ष या प्रत्येक 12 वर्ष? बताइएगा 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, प्रत्येक 5 वर्ष पर। ठीक है, वर्तमान में जो वित्तीय आयोग चल रहा है वो कौन सा वित्तीय आयोग है और उसके अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति? बताइएगा, भारतीय संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? और इसका सही उत्तर है आपका ए, राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 52वां संशोधन, 61वां संशोधन, 73वां संशोधन या 86वां संशोधन? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? प्रश्न 16 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सही उत्तर है आपका प्रश्न 17 का बी ऑप्शन, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10, 12, 14, 16? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, 12। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है जो कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा क्षेत्र एवं खेल में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते होंगे। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद से जोड़ा गया है? अनुच्छेद 48 से, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 51? बताइएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद से जोड़ा गया है? और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, अनुच्छेद 51A में, भाग 4A में, भाग 4 का में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। किसके संविधान से ये जोड़ा गया है, किस देश के संविधान से जोड़ा गया है? कमेंट करके बताइएगा। ये प्रश्न मैं पहले भी आपसे पूछ चुका हूं तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? TN शेषन थे, सुशील चंद्रा थे, सुकुमार सेन थे या BS रामादेवी थी? बताइएगा, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है 20वें प्रश्न का? जल्दी से बताइएगा और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने 1985 में यह पद संभाला और पहले आम चुनाव का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? मुख्य न्यायाधीश, सॉलिसिटर जनरल, महाधिवक्ता या अटॉर्नी जनरल? बताइएगा, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? B21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका सही उत्तर होता है आपका डी, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल भारत का सर्वोच्च अधिकारी विधि अधिकारी होता है, उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 351 या अनुच्छेद 356? बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है? प्रश्न 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को
देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन। संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है? 23 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है, जिससे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 14, 19, 21, 25। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका ए, अनुच्छेद 14। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है, जो विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संसद के किस सदन को स्थायी सदन कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारतीय संसद के किस सदन को स्थायी सदन कहा जाता है? सही उत्तर है आपका बी, राज्यसभा। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होती है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस अनुच्छेद के तहत किस राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? 52, 55, 56, 360। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है? यह प्रश्न ऐसा ही लगभग मैं आपको अभी करवा चुका हूं। सही उत्तर है आपका सी, अनुच्छेद 356 के तहत भारत के किसी भी राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है? भाग 5, भाग 6, भाग 9, भाग 11। बताइएगा भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है? 27 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है आपका डी, भाग 11। भारतीय संविधान के भाग 11 में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है, जिसमें विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां सम्मिलित। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, संसदीय चुनाव या न्यायिक चुनाव? 28 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश का कोई भी नागरिक संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जा सकता है? 81, 84, 110, 108। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश का कोई भी नागरिक संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जा सकता है? प्रश्न 29 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 84। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार किसी भी भारतीय नागरिक को संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने का अधिकार है, बशर्ते वह निर्धारित अर्हताओं को पूरा करता हो। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस भाग में राजनीति के निदेशक तत्वों का उल्लेख? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? प्रश्न 30 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इसका सही उत्तर है आपका भाग 4। ठीक है, इनको डीपीएसपी कहते हैं आप, वही राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अगला प्रश्न है आपका 31वां, भारत के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के लिए उन्हें अपना इस्तीफा किसे सौंपना होता है? ए, प्रधानमंत्री, बी, उपराष्ट्रपति, सी, मुख्य न्यायाधीश, डी, लोकसभा अध्यक्ष? बताइएगा चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? भारत के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के लिए उन्हें अपना इस्तीफा किसे सौंपना होता है और इसका कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताइएगा। सही उत्तर है बी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संसद में शून्यकाल कब होता है? सुबह 10 से 11 बजे, दोपहर 12 से 1 बजे, अपराह्न 2 से 3 बजे, शाम 5 से 6 बजे। तो भारतीय संसद में शून्यकाल कब होता है ये बताना है। प्रश्न का आपका संख्या है 32 और इसका उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर है आपका बी, दोपहर 12 से 1 बजे। ठीक है, तो भारतीय संसद में शून्यकाल का समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है, जिसमें सांसद किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बिना पूर्व सूचना के प्रश्न उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट या प्रधानमंत्री? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
भारत में संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास है? 33 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, संसद। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रश्न 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 25 वर्ष। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और प्रधानमंत्री को लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। देखिए, लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, यहाँ पर थोड़ा गलत जानकारी लिखी है। लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। जैसे आपके प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा के सदस्य थे और वो प्रधानमंत्री 10 वर्ष तक रहे। ठीक है। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी आपके लोकसभा के सदस्य हैं और प्रधानमंत्री हैं। अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन लोकसभा के सदस्य की जो अर्हताएं हैं वो आपको पूरी करनी होंगी, वो योग्यताएं आपको रखनी होंगी। और अगर आप राज्यसभा के सदस्य हैं और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपको वो अर्हताएं, वो योग्यताएं पूरी करनी होंगी जो एक राज्यसभा सदस्य की होती हैं। ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को निलंबित किया जा सकता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 25? बताइएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को निलंबित किया जा सकता है? 35 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, सी नहीं, बी होगा आपका। बी ऑप्शन आपका सही है। अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में तो जीवन का अधिकार आता है, उसको कैसे निलंबित कर सकते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है, जिससे नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 में आपकी प्रेस की स्वतंत्रता आती है और आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है, ये सारी चीजें होती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारत के किस राज्य में विधान परिषद नहीं है और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य में विधान परिषद नहीं है, केवल कुछ ही राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, विधानसभा और विधान परिषद है। वो कौन कौन से राज्य हैं उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे आपका कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में विधिक सहायता का प्रावधान है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 42? बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है या विधिक सहायता का प्रावधान है? 37 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, अनुच्छेद 39A। ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में विधिक सहायता का प्रावधान है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक या अन्य किसी भी असमानता के कारण कोई भी न्याय से वंचित ना रहे। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46 या अनुच्छेद 47? बताइएगा भारत में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 38 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सैकड़ों बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, ए आपका सही है, अनुच्छेद 44। वर्तमान में जो जिस पार्टी की सरकार है भारत में, वो अनुच्छेद 44 यानी कि समान नागरिकता संहिता की पक्षधर है और आपको अगले 5 वर्ष में ये देखने को मिल सकती है। अगले 5 वर्ष क्या, अगले 3 वर्ष के अंदर ये भारत में लागू होती हुई दिख सकती है, भारत में समान नागरिक संहिता। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी विधियों से होता है? सीधे चुनाव के द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, नामांकन के द्वारा, मनोनयन के द्वारा? बताइएगा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी विधियों के द्वारा होता है? सही उत्तर बताया। 39 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जिसमें सरकार जनता सीधे वोट देती है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन वो होता है जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वोट देते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में सांसद, निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक वोट करते हैं, इसलिए ये आपका, ठीक है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन है या अप्रत्यक्ष चुनाव है। भारत के राष्ट्रपति और निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होता है, जिसमें निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा राज्य की परिभाषा का विस्तार किया गया है?
24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। बताइएगा 40 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा राज्य की परिभाषा का विस्तार किया गया है। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है 40वें प्रश्न में। सही उत्तर है आपका डी, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य की परिभाषा का विस्तार किया गया। इसमें विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 29। सही उत्तर कौन सा होगा कमेंट करके बताइएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। 41 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 25। क्लियर है आपको। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता, आचरण और प्रचार शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। 500, 525, 545 या 552। बताइएगा भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। 42वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका डी, 552। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित होते हैं, जो कि अब समाप्त कर दिए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख किस संशोधन द्वारा किया गया है। 24वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और 52वां संविधान संशोधन। बताइएगा भारतीय संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख किस संशोधन द्वारा किया गया है। 43 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान किस भाग में है। भाग 15, भाग 16, भाग 17, भाग 18। बताइएगा भारत के संविधान में भाषा संबंधी प्रावधान किस भाग में है। 44 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, भाग 17। भाग 17 में भाषा के संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 17 में भाषा संबंधी प्रावधान शामिल है, जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कानून मंत्री। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या कानून मंत्री। 45 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका बी, राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352, 356, 360, 368। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है, और 46 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति देश की सुरक्षा या संविधान के प्रावधानों की रक्षा के लिए आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। जो डीपीएसपी है आपका, डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संसद की शक्ति का विस्तार। बताइएगा 47 में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी देखने को मिलेगा, तो उसके वो भी आप चुन सकते हैं अगर आपको वहां पर देखने को मिलता है। तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के स्थायी सदन के रूप में किस अनुच्छेद में उल्लेख है। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 83। बताइएगा भारतीय संविधान में राज्यसभा के स्थायी सदन के रूप में किस अनुच्छेद में उल्लेख है। बताइएगा इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। 48वें का सही उत्तर है आपका डी, अनुच्छेद 83। ठीक है, भारतीय
संविधान के अनुच्छेद 83 में राज्यसभा को स्थायी सदन के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास मूल अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 50? बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास मूल अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है? अनुच्छेद 49 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास मूल अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में देश का कोई भी नागरिक संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जा सकता है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 84? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आंसर जो सही होगा आपका वो अनुच्छेद डी, ऑप्शन डी के अनुसार अनुच्छेद 84। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार किसी भी भारतीय नागरिक को संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने का अधिकार है, बशर्ते वह निर्धारित अर्हताओं को पूरा करता हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब नए प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। 80, 79 और 81 से बहुत प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब आपसे नए अनुच्छेदों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों सदन या राज्यों के विधानमंडल? बताइएगा भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? 51 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? और इसका सही उत्तर है आपका सी, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 74? बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है? 52 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका अनुच्छेद बी ऑप्शन, अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा की बैठक कब आयोजित हुई थी? 26 जनवरी 1946, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1949? भारत में सबसे पहले संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? 53 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 14? देखिए यही क्वेश्चन एक बार कितनी बार पूछा जा सकता है, बस प्रश्न की भाषा बदली जाएगी और वही सेम क्वेश्चन होगा। अगर आपने पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ा है तो आप हर एक प्रश्न बहुत ही आसानी से कर पाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बताइएगा 54 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? 54 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, अनुच्छेद 32। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिससे नागरिक सुप्रीम कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? 1962, 1975, 1984 या 1991? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? 55 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसका सही उत्तर है आपका ए, 1962 में भारत चीन का जब युद्ध हुआ था तब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, 26 अक्टूबर 1962 को चीन के साथ युद्ध के कारण लगाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5? बताइएगा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित? 56 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, भाग 3। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन मिलता है? अनुच्छेद 268 से 281, अनुच्छेद 301 से 307, अनुच्छेद 308 से 323 या अनुच्छेद 324 से 329? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सही उत्तर है आपका ए, अनुच्छेद 268 से 281।
ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 से 281 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पास किस प्रकार की शक्तियां होती हैं? कार्यकारी, विधायी, न्यायिक या उपरोक्त सभी? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 58 का सही उत्तर है आपका डी, उपरोक्त सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास कार्यकारी, विधायी और न्यायिक सभी प्रकार की शक्तियां होती हैं। न्यायिक शक्तियां तब होती हैं जब वो क्षमादान करता है, ठीक है, किसी की सजा घटाता है या बिल्कुल माफ कर देता है। कार्यकारी शक्ति जब होती है जब वो किसी की नियुक्ति करता है, और विधायी शक्तियां तब होती हैं जब वो अध्यादेश जारी करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के बीच विवादों का निपटान का प्रावधान है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 300? बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के बीच विवादों के निपटान का प्रावधान है? 59 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 131 ऑप्शन ए। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत संघ और राज्यों के बीच विवादों के निपटान का प्रावधान है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 42वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या 86वां? बताइएगा एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न संख्या 60, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? प्रश्न 60 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 126? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है? 61 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है, और ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्र के बीच में अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। 2 सत्रों के बीच में, यहां पर सही होगा। ठीक है। 2 सत्रों के बीच में जब संसद का सदन नहीं चल रहा हो तब अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। ठीक है। लेकिन 6 माह के अंदर उसको संसद से पारित करवाना होता है, या जैसे ही सदन चले, ठीक है, तो उसके समाप्त होने से पहले उसको पारित करवा लेना होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों की कार्यपालिका की शक्तियों का वर्णन है? भाग 5, भाग 6, भाग 9, भाग 11? बताइएगा भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों की कार्यपालिका की शक्तियों का वर्णन है? 62 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका डी, भाग 11। भारतीय संविधान के भाग 11 में संघ और राज्यों की कार्यपालिका की शक्तियों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का प्रतिरक्षा प्रावधान है? अनुच्छेद 52, 58, 60 या 361? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 63 का तो सही उत्तर होगा आपका, वो कौन सा होगा? अनुच्छेद 361। ठीक है। देखिए अनुच्छेद 361 का जो सीधा सीधा अर्थ है वो ये है कि राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान, ठीक है, उसके विरुद्ध किसी भी अदालत में आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है, और ना ही राष्ट्रपति या राज्यपाल पद पर रहते हुए अपनी शक्तियों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होते हैं। ठीक है। तो 63 का आपका डी ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति का प्रतिरक्षा यही है आपको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति को किसी भी न्यायालय में कार्यपालक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। जब संविधान लागू हुआ तो 21 वर्ष तक के से ऊपर व्यक्तियों को मतदान करने का अधिकार था, यानी कि न्यूनतम 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। लेकिन बाद में इसको बदला गया। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा बदला गया ये आपको बताना है। 65 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको पहचानना है, और इसका सही उत्तर जो है आपका वो है बी ऑप्शन, 61वां संविधान संशोधन। ठीक है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान देने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 78?
बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान देने का अधिकार प्राप्त है। 66 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार है। और इसका सही उत्तर है आपका ए, अनुच्छेद 72। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान देने का अधिकार प्राप्त है। सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 72। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान, दया, माफी और दंड को कम करने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस राज्य में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या गुजरात। 67 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यह आपको बताना है। भारत के किस राज्य में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। 67 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। सही उत्तर है आपका सी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान राज्य में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। राजस्थान का नागौर जिला। अगला प्रश्न है आपका किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संसद को संशोधन का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 356, 368, 372, 376। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संसद को संशोधन का अधिकार दिया गया। 68 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, अनुच्छेद 368 के तहत संसद भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका सही उत्तर आपको बताना है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। और इस 69 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 44। सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, अनुच्छेद 51 ए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 ए के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में धन विधेयक को पेश करने का अधिकार किसके पास है। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, इसका उत्तर आपको बताना है। और 71 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, लोकसभा के पास धन विधेयक को पेश करने का अधिकार होता है। ठीक है, राज्यसभा भी नहीं इसको रोक सकती है और राष्ट्रपति भी इसको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा के पास इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है। चर्चा के लिए भेजा जा सकता है और उसको पास करना ही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में संघ सूची में कुल कितने विषय शामिल हैं। 52, 66, 97 या 100। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। 72 का ये आपको बताना है। भारत में संघ सूची में कुल कितने विषय शामिल हैं। सही उत्तर है आपका यहाँ पर सी, 97। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में कुल 97 विषय शामिल है। ठीक है, जिन पर केवल संसद कानून बना सकती है, लेकिन ये 97 विषय तब थे जब देश का संविधान लागू हुआ था। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे। अब इसमें वर्तमान में 100 विषय हैं। इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने के लिए केंद्र के पास विशेष अधिकार है। राज्य सूची में अभी 61 विषय हैं। इसमें शुरुआत में 66 विषय थे। राज्य विधानसभाएं इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। दोनों राज्य और केंद्र सरकार इस सूची में उल्लेखित कानून बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 124, 126, 128 या 130। बताइएगा भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। 73 का सही उत्तर कौन सा है और इसका सही उत्तर है आपका ए, अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई। अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 338 या अनुच्छेद 340। आपको सही उत्तर बताना है कि भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है। 74 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, अनुच्छेद 338। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य इन वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना है। अगला प्रश्न है आपका 75। भारत के संविधान में आपातकाल की स्थिति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 380। बताइएगा भारत के संविधान में आपातकाल की स्थिति का प्रावधान
प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 75 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है यह आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 352 में संविधान में आपातकाल की स्थिति का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है यह देश की सुरक्षा का या संविधान को खतरा हो। ठीक है, जब देश की सुरक्षा या संविधान को खतरा हो, सशस्त्र विद्रोह हो, तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत बाहरी आक्रमण हो तब भी लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 163, 164, 166 या 371? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है क्षेत्र में प्रश्न का, और इसका सही उत्तर है आपका डी, अनुच्छेद 371। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व का प्रावधान है जिसमें कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी किसके पास है? राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, न्यायपालिका, राष्ट्रपति? बताइएगा भारत के में नीति निर्देशक तत्वों का लागू करने की जिम्मेदारी किसके पास है? प्रश्न 77 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है और उसका सही उत्तर है आपका बी, केंद्र सरकार। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है। अगला प्रश्न है आपका कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान है? 244, 250, 256 या 260? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? प्रश्न 78 का सही उत्तर है आपका ए, अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 5 से 11, 10 से 15, 15 से 20 या 20 से 25? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? भारत के संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 79 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसका सही उत्तर है आपका ए, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं जिनमें नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के प्रावधान शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 80 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है जिसमें प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 213 या अनुच्छेद 226? बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है? 81 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सही उत्तर है आपका सी, अनुच्छेद 213। राष्ट्रपति 123 के तहत और राज्यपाल 213 के तहत। अंक सेम है, बस इधर उधर हुए हैं। ठीक है, 213 और 123। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्र के बीच में अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस भाग में है? भाग 18, भाग 19, भाग 20, भाग 21? बताइएगा भारत के संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस भाग में है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है, वो अनुच्छेद किस भाग में है? सही उत्तर है आपका सी, भाग 20 में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि इस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 136? किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर है आपका 83 का बी ऑप्शन, अनुच्छेद 32। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को, जो राज्य का उच्च न्यायालय होता है, उसके पास रिट जारी करने का अधिकार है। भारतीय संविधान में राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 या अनुच्छेद 5? बताइएगा भारतीय संविधान में राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 84 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, अनुच्छेद 3 में राज्यों के पुनर्गठन का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को राज्यों के क्षेत्रों, सीमा और नामों के पुनर्गठन का अधिकार है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है और 85 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाता है, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार दिया गया है, जो कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है।
अगला प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद के तहत संघ और राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का विभाजन किया गया है? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 248 या अनुच्छेद 250? किस अनुच्छेद के तहत संघ और राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का विभाजन किया गया है, ये आपको बताना है। अनुच्छेद कौन सा होगा? प्रश्न है आपका 86। सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, अनुच्छेद 246। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ और राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का प्रावधान है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग की नियुक्ति और उसके कार्यों का प्रावधान है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 320 या अनुच्छेद 325? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपको बताना है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग की नियुक्ति और उसके कार्यों का प्रावधान है? प्रश्न 87 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपको बताना है। और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सही उत्तर है आपका बी, अनुच्छेद 315। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति और उनके कार्यों का प्रावधान है। अगला प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 248, 249, 250 या 252? बताइए किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है? 88 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, अनुच्छेद 249। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत संसद को राज्यसभा के 2/3 सदस्यों के समर्थन से राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 335 या अनुच्छेद 338? प्रश्न 89 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 335। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें उनके हितों का ध्यान रखने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है आपका 90। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 323 ए, अनुच्छेद 323 बी, कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है? 90 का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है। भारतीय संविधान में ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता है आपको। भारतीय संविधान में लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान सीधे किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, बल्कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 190, अनुच्छेद 191, अनुच्छेद 193, अनुच्छेद 194? 91 प्रश्न का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, अनुच्छेद 191। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 के तहत विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान है, जिसमें विभिन्न कारणों से सदस्य अयोग्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? 92 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर बताएं। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, सी ऑप्शन है 5 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता का प्रावधान है? 131, 132, 144, 136? किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता का प्रावधान है? 93 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, अनुच्छेद 143। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से कानूनी या तथ्यात्मक मामलों पर सलाह मांग सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, 19, 21 या 22? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है और इसका सही है आपका बी ऑप्शन। ठीक है। 5 विभिन्न प्रकार की आपको यहाँ पर स्वतंत्रताएं देखने को मिलती हैं। चलने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, ठीक है, और बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, ये सारी स्वतंत्रताएं यहाँ पर आपकी, प्रेस की स्वतंत्रता यहीं पर देखने को मिलती है अनुच्छेद 19 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें भाषण, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता आदि शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान के विपरीत किसी भी कानून को अवैध ठहराने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 142? बताइए किस अनुच्छेद के तहत संविधान के विपरीत किसी भी कानून को अवैध ठहराने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है? 95 का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है।
ए ऑप्शन यहाँ पर सही है आपका, अनुच्छेद 13। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि वह संविधान के विपरीत किसी भी कानून को अवैध ठहरा सकता है जो मूल अधिकारों के विपरीत हो, मूल रूप से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 44। सी ऑप्शन आपका सही है, अनुच्छेद 51 ए के तहत मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? 1, 2, 3 या 4? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आज ही मैंने आपको ये बताए हैं इसी वीडियो के दौरान, तो बताइएगा 97 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और इसका सही उत्तर है आपका सी, 3। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन लगता है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है आपका किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां प्राप्त हैं? 111, 123, 143, 148। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां प्राप्त हैं? 98 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बी ऑप्शन सही है आपका, 123। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके तहत वो संसद के सत्र के बीच में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान में संघ और राज्यों के बीच विवादों का समाधान का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 134। भारत के संविधान में संघ और राज्यों के बीच विवादों के समाधान का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 99 है और इसका सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 131। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत संघ और राज्यों के बीच विवादों के समाधान के लिए उच्चतम न्यायालय का विशेषाधिकार है। अगला प्रश्न है आपका जो 100वां प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को सत्रावसान करने का अधिकार है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 89 या अनुच्छेद 91? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को सत्रावसान करने का अधिकार है? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, अनुच्छेद 85। ठीक है, तो अनुच्छेद 85 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है, 100 का ए। क्लियर आपको? तो ये आपके 100 प्रश्न सही हुए। कमेंट करके बताइएगा कि इन 100 में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए, आपको कितने प्रश्न आए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चलिए जान लेते हैं थोड़ा हमारे पीडीएफ बैच के बारे में। यूपीएससी 2024 बहुत ही नजदीक है, उसका नोटिफिकेशन आपको जून जुलाई में देखने को मिलेगा। इस बैच का नाम है प्रतिष्ठा पीडीएफ बैच। वैसे तो इसकी फीस 370 रुपए है, लेकिन वर्तमान में ऑफर फीस चल रही है 181 रुपए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी इसकी फीस बढ़ा दी जाएगी। 94 533 66 279 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके इस बैच से जुड़ सकते हैं। आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी, हिंदी, इतिहास, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, विज्ञान आदि पीडीएफ नोट्स। ठीक है, अगर आप यूपीआई आईडी से सीधे पेमेंट करना चाहते हैं, पे टू अभिषेक सर @OKICIICI पर जाकर आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बैच से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें या टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करें और प्रतिष्ठा बैच लिखकर भेजें, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो ये रहा आपका 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पॉलिटी राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए थे। और देखा जाए आपने 100 से अधिक प्रश्न किए हैं, तकरीबन आपने 125 से 150 प्रश्न किए हैं, क्योंकि जो मैंने आपको बाद में डिटेलिंग बताई है उनमें कई प्रश्नों में 2-2, 3-3 प्रश्न थे। तो SSC, यूपी पुलिस, UPSSC, UPPSC, UPSC, रेलवे, कोई भी परीक्षा हो, पॉलिटी से प्रश्न यहां से आपका बाहर नहीं जाएगा। मैंने एक ही वीडियो में 395 अनुच्छेद भी आपके पढ़ाए हैं, तो 1 घंटे में सभी आर्टिकल वाला वीडियो का लिंक भी आपको आई बटन पर मिल जाएगा। यहां पर तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस लिंक पर जाकर वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। 100 क्वेश्चन, 100% प्रश्न आपके यहीं से आएंगे और इसी तरीके के प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए और लगातार देखते रहिए, बार बार रिवीजन करिए। कम समय में आपको ज्यादा जानकारी हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है, इसलिए हमारा आग्रह है, सुझाव है कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। एक बार मैं आपको टॉपिक वाइज जो चैप्टर हैं आपके पॉलिटी के, उन सभी चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन वहां से गलत ना हो। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको 100 करवाए हैं, उससे पहले मैंने आपको 395 अनुच्छेद कराए थे, छोटे छोटे टॉपिक भी कराए हैं मैंने आपको। अब मैं आपको हर टॉपिक से कुछ प्रश्न लेकर आऊंगा, जिससे आपका टॉपिक बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाए। पॉलिटी में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ये मेरा आपको सुझाव है, क्योंकि बहुत ही कम समय में आप पॉलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, आपका भविष्य उज्जवल हो, यही शुभकामनाएं हैं मेरी।